तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके कलाम अकेडमी की जो परीक्षा विशेषांक है RSMB बोर्ड, उसके अंदर विज्ञान और गणित की मैथ की जो बुकलेट है उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इससे आपका बेसिक कंप्लीट होगा दोस्तों, ठीक है ना। जो आपकी संख्या पद्धति है, घातांकरण, इसके अंदर जो आपकी थ्योरी टाइपिंग के अंदर या फिर जो फॉर्मूले हैं उनको हम फटाफट रिवीजन करें। कुछ साथ में एक दो आपके उदाहरण भी देखते चलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखते चलेंगे। ये सभी आपकी 16 टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जितना उसके उतना कम समय के अंदर। देखें, प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ये एक से प्रारंभ होती है, जैसे अन से व्यक्त किया जाता है, जैसे n बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वोल नंबर बोलते हैं जिसको। ये प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर शून्य हो शामिल कर दिया जाता है तो आपकी वोल नंबर बन जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो जो आपकी 0 1 2 से स्टार्ट होती है वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक की बात करें तो इसमें देख लेते हैं, किसी भी संख्या के लिए शून्य योज्य तत्सम का कार्य करता है, और किसी भी संख्या के लिए एक गुणन तत्सम का कार्य करता है। जो आपका तो आपका देखिए, पूर्णांक की बात करें, इंटीग्रेटेड इंटीजर, ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह में प्रदर्शित करने पर पूर्णांक में बदल जाती है। इन्हें हम आई अथवा जेड से प्रदर्शित करते हैं, जिनको लिखने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, और आपका जीरो आपका उदासीन होता है। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक आपका 1 होता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक आपका -1 होता है। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, और दो पूर्णांक जिनका योग शून्य हो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम उस पूर्णांक का चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण, 5 का योज्य प्रतिलोम आपका -5 होगा, 3 का योज्य प्रतिलोम +3 होगा। दिए गए कुछ पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाने के लिए हम दिए हुए पूर्णांक में उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम जोड़ देते हैं। संख्या रेखा पर किन्हीं दो पूर्णांकों की तुलना करने के लिए हम संख्या रेखा का पर उनकी स्थिति निर्धारित करने तक वह पूर्णांक जो दाईं ओर स्थित है को वह बड़ा होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखें दोस्तों, आपके दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। शांत यानी अंत युक्त होती है, अर्थात यानी दशमलव के बाद में शांत की यानी जो दशमलव जो शब्द है अंक है उनका पुनरावृत्ति नहीं होती है। और अशांत की बात करें, अंत रहित होती है, जैसे आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती के अंदर देखिए पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसी अंक के पुनरावृत्ति होती है, और अनावर्ती के अंदर पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे आपका रूट 4 है, इसके देखिए 1 4 1 4 2 4 1 3 5, ये आपके अनावर्त पुनरावर्त संख्याएं रहती है। उसके देखिए शांत दशमलव संख्याएं, वह दशमलव संख्या जिसके दशमलव के पश्चात निश्चित अंकों के बाद प्रसार समाप्त हो जाता है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। इन्हें अंत युक्त दशमलव संख्या भी कहते हैं। इनका हर 2m इंटू अमन के रूप का होता है, अर्थात शांत दशमलव संख्याओं का हर जो हर है या तो 2 की घात के रूप में होता है, 2 की घात के रूप में, या 5 की घात के रूप में होता है, या 2 या 5 दोनों की घात के रूप में होता है। ये सभी शांत दशमलव संख्याएं सदैव परिमेय संख्याएं होती है। जैसे 1/2 ये आपका 0.5, और 1/8 का क्या होता है? तो 1.025, ठीक है ना। इस प्रकार से ये शांत दशमलव संख्या होती है। इसके अंदर आप समझ गए होंगे 2 की घात और 5 की घात के रूप में जो आपका हर है वो रहेगा, ठीक है ना। उसी बात देखिए, अशांत दशमलव संख्या या दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के पश्चात निश्चित अंकों के बाद प्रसार समाप्त नहीं होता है, अर्थात अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। यानी अंत रहित दशमलव संख्या भी कहते हैं। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, आवर्त अशांत दशमलव संख्या, अनावर्त अशांत दशमलव संख्या। आवर्त अशांत दशमलव संख्या वह अशांत दशमलव संख्या होती है जिनमें दशमलव के बाद किसी भी अंक या अंकों के समय की बार बार आवृत्ति होती है, तो आवर्त अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। और अनावर्त के बाद में देखें, इन अंत रहित पुनरावृत्ति या युक्त दशमलव संख्या भी कहा जाता है। सभी आवर्त अशांत दशमलव संख्याएं सदैव आपकी परिमेय संख्या रहती है, ठीक है ना। सभी आवर्त अशांत दशमलव संख्याएं सदैव आपकी परिमेय संख्या होती है, ध्यान में रखना है। जैसे आपके देखें 1/3 आप 0.03333 आपके 0.12 लग जाएगी आपका शांत, यानी अशांत जो आपकी दशमलव संख्या हैं। 22/7 के देखें तो आप देखेंगे दोस्तों 3.1428571422587, ये आपकी अनावर्त दशमलव संख्या हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर बार लग जाएगी। आवर्त दशमलव संख्याओं में भिन्न में बदलना, तो आवर्त देखें पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, और दशमलव के बाद जितने अंकों के पर बार है उन्हें 9 व बिना बार के, ठीक है, अंकों की संख्या के बराबर 9 से आगे शून्य लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोस्त आपका एग्जाम्पल है, जैसे 4.107 को आपको क्या करना है, दशमलव यानी कि आपको भिन्न में बदलना है। तो आपको क्या करना है, पूरी संख्या आपको पॉइंट हटा करके 41.07 में से माइनस जो यानी कि जिसके ऊपर बार है उसके आगे वाली संख्या यानी 41 को माइनस कर देना है, और नीचे आपको जितनी संख्या पर बार है उतने आपको यानी कि 9 लिखने हैं, ठीक है ना। उस यानी कि आपका आ जाएगा 99, और दशमलव के बाद में
कितनी अंक है, कितने अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक अंक नहीं है, उतनी संख्या में आपको क्या लगाना है, जीरो लगाना है। इस प्रकार आपकी ये दशमलव जो भिन्न भिन्न में बदल जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अनावर्त अशांत दशमलव संख्या देखें। यह अशांत दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद किसी एक अंक या अंकों के समूह की बार बार आवृत्ति नहीं होती है, अनावर्त अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। इसे अंत रहित या पुनरावृत्ति रहित दशमलव संख्या भी कहा जाता है। सभी अनावर्त अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पाई है, √2 है, √3 है, √5 है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। 1/7 का दशमलव स्वरूप होता है, तो इसके अंदर आवर्ती अशांत दशमलव संख्या होता है। देखें, किसी भी भिन्न को दशमलव रूप में दशमलव स्वरूप जानने के लिए सर्वप्रथम भिन्न का सरलतम रूप लेते हैं, उसके उपरांत हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उनमें अगर 2 व 5 के अलग अलग अन्य कोई भी संख्या क्यों न आए जाए तो भी भिन्न का दशमलव पर स्वरूप आवर्त अशांत दशमलव होता है। अथवा 2 या 5 अथवा 2 और 5 दोनों ही है, उनका इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है, तो भिन्न का दशमलव स्वरूप शांत दशमलव होता है। उसके बाद देखिए 7/460 के दशमलव स्वरूप में दशमलव के बाद कुल कितने अंक होंगे, तो आपका 7 इसके अंदर आपको देखना है। तो आपको किस प्रकार के दोस्तों, इस प्रकार इसको किया जाएगा। हर के अभाज्य गुणनखंड करके 2 और 5 की घात के रूप में लिखते हैं, तथा जिसकी घात अधिक होगी वह जितनी होगी उसके दशमलव के बाद अंक होंगे, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार देखें, इसका हमने 460 का हमने क्या किया है, आपका अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, जिसके 2 की घात 7 आएगी और 5 की घात 1 आएगी। यहाँ 2 की घात अधिक है तो 7 है, अतः दशमलव के बाद 7 अंक होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब प्रिमेय संख्या देखें, वह संख्या है जिनमें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p व q पूर्णांक होते हैं, q का मान कभी 0 नहीं हो, प्रिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात प्रिमेय संख्याओं का अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, अतः इसे अनुपात युक्त संख्या भी कहा जा सकता है। प्रिमेय संख्याओं को व्यापक रूप है p/q, यानी p q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है। उदाहरण के तौर पे 3, 4, -5, -6, 0, 3/5, 5/13, 22/7, 5, 4, 5, 3, 6, 7, 86 सभी आपके प्रिमेय संख्या रहेगी। अप्रिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और p q को पूर्णांक हो तब q कभी 0 ना हो, अप्रिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात इन्हें अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अतः इसे अनुपात रहित संख्या भी कहते हैं। जैसे पाई है, √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, ठीक है ना। आपकी अप्रिमेय संख्या रहती है। वास्तविक संख्या प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे प्रिमेय अप्रिमेय संख्या जो आपको सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे -5/9, √5, √6 आपके क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या वह संख्या जिनके वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, काल्पनिक वर्ग कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है। वर्ग मूल के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं का होना ही काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे -2, √-2, √-3, √-4, √5, √-6, ठीक है ना। इनका आपका जो आएगा आपका -1 या √-1 और √-1 आए, ठीक है ना। अभाज्य रूढ़ संख्याएं वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। अर्थात धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 का आपका सर्वसंभव गुणनखंड 1 होगा, न तो भाज्य होगा न ही भाज्य होगा। उसके बाद देखिए 2 का आपका यानी सर्वसंभव गुणनखंड आपका 1 और 2 होगा, अभाज्य होगा ये, ठीक है ना, भाज्य अभाज्य होगा। 3 का 1 और 3 होगा, अभाज्य होगा। और 4 का 1, 2 और 4 होगा, इसका यानी कि 4 यानी भाज्य होगा, ठीक है ना ये। और उसके बाद देखें 1 और 5 अभाज्य होंगे, और 1 और 6, 1, 3 से अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है ना। इसके साथ में 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो एकमात्र सम संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है और सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या देखें, 1 से 25 तक 9 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, और 1 से 75 तक आपकी 21 होती है, और 1 से 100 तक आपकी 25 होती है, ठीक है ना। इस प्रकार देखें 125 तक 9 और 150 तक आपकी 15 रहेगी, 175 तक आपकी 21 रहेगी, 1 से 100 तक आपकी 25 रहेगी। 125 तक 9, 150 तक 15 और 175 तक 21, और उसके बाद में 1 से 100 तक आपको 25 रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद 9, 15, 21, 25 ध्यान में रखना। 9, 15, 21, 25। 1 से 100 तक गिनती में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपकी 1 से 100 तक गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म होते हैं। अभाज्य युग्म आपके 8 होते हैं। जैसे अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें 2 का अंतर हो अभाज्य युग्म कहलाता है। जैसे 1 से 100 तक गिनती में निम्न 8 अभाज्य युग्म विद्यमान हैं। जैसे देखें 3, 5, 5, 7, 11, 13,
और 17 19 19 31 41 43 और 59 61 और 71 73। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी टोटल 8 अभाज्य युग्म प्राप्त होते हैं 1 से 100 गिनती के अंदर। उसी प्रकार निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? सह अभाज्य नहीं है तो आपका 8 और 10 नहीं है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिनका महत्व समावर्त्य 1 हो तथा अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ए व बी का सह अभाज्य HCF आपका मैं से 1 है और एलसीएम आपका ए बी है, ठीक है ना। नोट, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं सदैव एक अभाज्य होती है। दो क्रमागत संख्या एक सह अभाज्य होती है, अतः क्रमागत संख्याओं का मैं से 1 होता है। एलसीएम उनका गुणनफल होता है। जैसे 9 और 10, 101 और 102 और 25 और 26, ठीक है ना। भाज्य संयुक्त यौगिक संख्याएं वे धनात्मक पूर्णांक जिनके 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। वे धनात्मक पूर्णांक जिनमें स्वयं एवं एक के अलावा अन्य संख्या का पूरा भाग जाता है वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 12 14। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। और 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं का वर्गीकरण देखें। 1 से 25 तक 15 है, 1 से 50 तक 34 है, 1 से 75 तक 53 है और 1 से 100 तक 74 है। 15 34 53 74, 15 34 15 34 53 74, ठीक है ना। कैनोनिकल रूप देखें, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणन या घात के रूप में लिखना कैनोनिकल रूप कहलाता है। जैसे 24 का कैनोनिकल रूप देखें। कैनोनिकल रूप आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी प्रकार 2 की घात 3 और 3 की घात 1 होगी। नोट, किसी भी संख्या के सर्वसंभव गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सर्वसम गुणनखंडों का योग, सर्वसम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तथा विभिन्न भाजकों की संख्या आदि ज्ञात करने के लिए हम उन संख्याओं को कैनोनिकल रूप में लिखकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड की बात करें, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना ही उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 720 के अभाज्य गुणनखंड आपके 720 के अंदर इसके आप यानी कि व्याख्या करेंगे तो आपके 2 3 2 2 2 2 2 यानी कि 2 की घात 4 आएगी, 3 की घात 2 और 5 आए, 5 की घात 1 आए, ठीक है ना। ये इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। 540 के अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसी प्रकार 36 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड देखें यहाँ पर तो आपका 3 रहेगा। संख्या को अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में कैनोनिकल रूप में लिखते हैं। उसके उपरांत आधार में जितनी अभाज्य संख्याएं होती है उतने ही हमारे विभिन्न अभाज्य भाजक होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या आपकी 2 है, ठीक है दोस्तों। तो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों इसके अंदर 3, ठीक है ना। विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो आपकी 3 रहेगा। उसके बाद में देखिए गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड सर्वसम गुणनखंड में सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 4 6 12 होते हैं। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है तथा सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है। तो इसके अंदर देखिए आपके संपूर्ण संख्या की बात करें, वह संख्या जिसके सर्वसम गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो जो संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 के 1 2 3 6 होते हैं, इसके बाद दुगुना होता है आपका 12 होता है, ठीक है ना। दुगुना 12 होता है। 1 से 100 तक के गिनती में केवल 2 संपूर्ण संख्याएं होती है। जैसे 6 और 28 यानी विद्यमान है। अन्वी संपूर्ण संख्या ज्ञात करनी है तो अन्वी संपूर्ण संख्या आपके अन 2 अन -1 या 2 अन -1 होती है, ठीक है ना। अन का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो इस निम्न में संपूर्ण संख्या नहीं है, निम्न में से संपूर्ण संख्या नहीं है तो आपकी 96 नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। त्रिकोणीय संख्या देखें, पहली त्रिकोणीय संख्या 1 है, दूसरी त्रिकोणीय संख्या 3 है, तीसरी त्रिकोणीय संख्या 6 है, चौथी त्रिकोणीय संख्या आपकी 10 है। अन्वी त्रिकोणीय संख्या अन बराबर अन प्लस 1/2 होगी और अन बराबर 2 3 5 7 अभाज्य संख्या है। शुद्ध मान, जातीय मान, अंकीय मान देखें। शुद्ध मान आप सभी जानते होंगे, किसी भी अंक का शुद्ध मान वह अंक स्वयं ही होता है। और उसके बाद जैसे आपका इस संख्या के अंदर शुद्ध मान 8 का 8 है, उस संख्या के 6 का शुद्ध मान 6 है। स्थानीय मान की बात करें, किसी भी संख्या के स्थित अंक का स्थानीय मान वह अंक है जिस स्थान पर स्थित है, उस स्थान से मान उस अंक के शुद्ध मान और गुणनफल स्थानीय मान कहलाता है। जैसे आपका 1000 इंटू 9 यानी कि 9000 है तो 9645 में 9 का स्थानीय मान आपका 9000 रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। इकाई दाई सैकड़ा वाला आप समझते हैं, जब सभी जानते होंगे। उसके बाद देखिए पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या, किसी भी संख्या के पूर्व अर्थात एक कम उस संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, यानी आगे वाली। और सम संख्याएं वह पूर्ण संख्याएं जो पूर्व 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। भाज्य का नियम देखिए, 2 से भाज्य जिन संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो 2 से भाज्य होगी। 3 से भाज्य संख्या जिन संख्याओं में अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग जाता हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी। और 4 से भाज्य अंतिम 2 अंकों से बनी
अंतिम दो अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से भाज्य देखें, यदि संख्या की इकाई अंक 0 5 है तो 5 से भाज्य होगी। 6 से भाज्यता देखें, जो संख्याएं 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। और 7 से भाज्यता देखें, संख्या के इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाते जाते हैं, शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि शेष संख्या 4 से कट जाती है तो 7 से भाज्य होगी। 8 से भाज्यता देखें, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 से भाज्य, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 का भाज्य यानी इकाई अंक 0 है तो 10 से विभाजित होगी। 11 से भाज्य संख्या सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर यानी कि 11 का गुणज है, अंतर 11 का गुणज है तो आपकी 11 से विभाजित होगी। यानी सम संख्याओं का योग करना और विषम संख्या योग करके उनका अंतर देखना। 11 से अगर उनका गुणज है तो आपका 11 से विभाजित होगी। 13 से विभाज्य देखें, इकाई अंक का 4 गुना शेष संख्या में लगातार जोड़ने पर अंतिम बची संख्या 13 का गुणज होती है तो आपकी 13 से विभाज्य होगी। 17 का भाज्य, इकाई अंक का 5 गुना शेष संख्या में लगातार घटाते हैं पर अंतिम संख्या अगर 17 से भाज्य होगी। और 19 से विभाज्य, आप इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या से लगातार जोड़ते हैं तो अंतिम संख्या 9 से 19 से आपकी गुणज होगी। इकाई अंक ज्ञात करना, यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करने निम्न बात ध्यान में रखना है। यदि किसी व्यंजक के इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो प्रत्येक घात के लिए इकाई अंक क्रमशः 1 5 6 1 5 6 होगा, 1 0 1 5 6 होगा। 2 यदि किसी व्यंजक के आधार का इकाई अंक 1 0 1 5 नहीं हो तो उस स्थिति में हम घात के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्याओं को देखते हैं। यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो हम आधार के इकाई अंक का घात 4 लगाकर इकाई अंक की गणना करते हैं। यदि अंतिम 2 अंकों के बनी 4 पूर्णतः विभक्त नहीं है तो हम अंतिम 2 अंकों से दोस्तों इकाई अंक हम वैसे निकाल सकते हैं। इसका ना ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अभ्यास देखें तो परिमेय संख्याएं 23/2 की घात 2.5 का दशमलव प्रसार निम्न में से आपका समाप्त होता है तो 2 दशमलव स्थान पर होता है। किसी पूर्णांक अम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप में होता है तो सम पूर्णांक आपका दोस्तों 2 अम होता है। किसी भी पूर्णांक अम के लिए पूर्णांक आपका 2 अम होता है। किसी भी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है तो आपका 2q प्लस होता है, 2q + 1 होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो आपका सदैव अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याएं 14 587 12 दशमलव प्रसार निम्न में से किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाता है तो आपका 4 के बाद समाप्त हो जाता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होती है तो अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती है बहुत सारी। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो आपके वास्तविक संख्या होती है। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है तो एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण आपका अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है। किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है तो सदैव एक परिमेय संख्या होती है। गुणनफल आपका संख्या √2 का दशमलव प्रसार होगा तो एक अशांत अनावर्ती होगा दोस्तों, ठीक है ना, अशांत अनावर्ती होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्याएं हैं? √2 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है तो आपका √7 है दोस्तों, ये आपकी कट जाएगी, ठीक है ना, सारी जबकि √7 आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या दोस्तों यहाँ पर 0.14 नहीं है, 0.1416 नहीं है, जबकि ये दोस्तों अपरिमेय संख्या रहेगी जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। 0.40140014 ये इसकी, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। √3 और √2 √3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी तो 1.8 होगी, 1.8 होगी, ठीक है ना। एक संख्या जिसे p q के रूप में व्यक्त किया जा सका है और p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 है तो परिमेय क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। p/q के रूप में संख्या परिमेय संख्या कहलाती है आपकी। p/q पूर्णांक था, q का मान 0 नहीं होगा। -1 का व्युत्क्रम होता है तो -1 का व्युत्क्रम -1 होता है, -1 का व्युत्क्रम -1 होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है तो √125 आपकी परिमेय संख्या नहीं है, जबकि आपकी सारी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखें आपको अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है तो इनमें से किसी के रूप में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। 3.47 3.2.28 और 4.12 और 3.114 आगे क्या आएगा दोस्तों? ये 16.02 आएगा, 16.02 आएगा। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपका केवल कोई भी अपरिमेय संख्या के योग व व्यवकलन का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, यह आपका सत्य रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या के रूप में होती है। विषम अभाज्य संख्या आपके 4n-1 और 4n-3 के रूप में होती है। यदि p+4 p+14 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो p के कितने
विभिन्न मान होंगे तो विभिन्न मान आपका एक ही होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन की बात करें तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाता है। अभाज्य युग्म कहलाता है। 1 से 100 तक कुल 8 अभाज्य युग्म होते हैं। 1 से 100 तक कुल 8 अभाज्य युग्म होते हैं। दोनों सत्य है दोस्तों। अन बराबर अन और 2.7 अन और 3.5 अन -5 भाज्य है। तो आपका ये 24 से भाज्य है दोस्तों, ठीक है ना, 24 से भाज्य है। 7 अंकों की एक संख्या 6x और 1696y है तो 72 या पूर्ण 72 से पूर्णतः विभाजित है तो 5x - y का मान होगा। तो आपका दोस्तों 6 होगा। यदि x + y = 11 और x² -1x + -1y के बराबर हो तो जहाँ y का पूर्णांक होगा तो आपका 0 होगा। तो इस प्रकार ये दोस्तों आपके क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है ना। यदि मानक, तो इसके अंदर आप मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। यदि मानक रूप से लिखी गई परिमेय संख्या के हर अभाज्य गुणनखंड 2, 5 या दोनों अंकों के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो तो वह संख्या क्या होगी? तो 7 दशमलव होगी। परिमेय संख्याएं समवर्त होती है तो योग वैकलन गुणन के अंतर्गत होती है। -9/5 का योज्य प्रतिलोम होता है तो आपका दोस्तों 9/5 होता है। और इसी प्रकार ये आपके क्वेश्चन हैं। जैसे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।